हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वीर शाह एंड यू आर वाचिंग वीर स्टडी पॉइंट। तो फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 1700 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसका जो यूनिट 5 है, जिसका नाम है 19वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक आंदोलन, तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरी यूनिट को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अंदर जो आपका पहले टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा जाता है राजा राम मोहन राय के बारे में, कि जो राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने धार्मिक सामाजिक आंदोलन में या फिर महिलाओं के जो समाज में उत्थान में किस तरीके से अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो अब किस किस तरीके से आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो भी देख लेते हैं। तो भारतीय महिलाओं के सामाजिक उत्थान में राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, या फिर भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज की भूमिका की समीक्षा कीजिए। या औपनिवेशिक भारत में महिलाओं के सामाजिक उत्थान और राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान की विवेचना कीजिए। तो इसी तरीके से राजा राम मोहन राय से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जो आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा जाता है कि आधुनिक भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदानों के बारे में बताइए। तो आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की विवेचना कीजिए। या फिर आधुनिक भारत के इतिहास में बी.आर. अंबेडकर की भूमिका की समीक्षा कीजिए। अब जो आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो जनजाति या फिर कृषक आंदोलन से बनता है। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कृषक और जनजातीय आंदोलन की वास्तविक चिंताओं के कारण शुरू हुआ, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, या फिर औपनिवेशिक भारत में हुए आदिवासी आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। अब एक टाइप का और क्वेश्चन बचा है, जो कि फोर्थ टाइप का है। ठीक है, ये भी आपके काफ़ी बार रिपीट हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसमें हमसे पूछा गया है 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े मुख्य मुद्दे क्या थे। ठीक है, या फिर 19वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े मुद्दे क्या थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर्स के बारे में। तो जो आपका पहला टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें आपसे पूछा गया था राजा राम मोहन राय के बारे में, कि उन्होंने किस तरह से धार्मिक सामाजिक आंदोलन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, इनके जीवन परिचय के बारे में। तो जो राजा राम मोहन राय है, उनका जन्म 22 मई 1772 में हुआ। उनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हुई। अब इन्होंने कौन कौन से आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, तो मूर्ति पूजा, ठीक है, बहु विवाह और बाल विवाह और सती प्रथा का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा विशिष्ट है। यानी कि इन्होंने एक अद्वितीय भूमिका निभाई, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ठीक है, इसके बाद हम इस तरीके से लिखेंगे राजा राम मोहन राय के योगदान। ठीक है, इसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो है धार्मिक सुधार। तो राजा राम मोहन राय का पहला प्रकाशन 1803 में तुहफात उल मुहाइदीन, ठीक है, सामने आया था। ठीक है, इसके अंतर्गत इन्होंने हिंदुओं के जो तर्कहीन धार्मिक विश्वास होते हैं या फिर जो भ्रष्ट प्रथा होती है, उनका उपचार किया था। यानी कि जो जितने भी जो अंधविश्वास होते हैं, उनका पर्दाफाश किया था, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने 1814 में मूर्ति पूजा या फिर जातिगत कठोरता, निरर्थक जो धार्मिक क्रिया होती है, ठीक है, या फिर अन्य जो सामाजिक बुराइयां होती है, उनका विरोध करने के लिए कलकत्ता के अंदर एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, उन्होंने न केवल हिंदू धर्म बल्कि ईसाई धर्म के कर्मकांड की भी आलोचना की। ठीक है, क्योंकि ईसाई धर्म में भी जो भगवान होते हैं, ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास होता है। तो उन्होंने सिर्फ हिंदू ही समाज के बारे में नहीं बताया, उन्होंने जो ईसाई समाज है उनके बारे में भी अपने विचारों को बताया। और उन्होंने जो ईसा मसीह है उसे ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। ठीक है, अब समाज सुधार के अंदर देख लेते हैं। तो समाज सुधार के लिए उन्होंने कई सारी चीज़ों की स्थापना की। ठीक है, जैसा अगर मैं बात करूँ, आत्मीय सभा, ब्रह्मा समाज, ठीक है, और उन्होंने कई सारे अभियान भी चलाए, जैसे जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, छुआछूत, ठीक है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। और राजा राम मोहन राय ने महिलाओं की स्वतंत्रता और विशेष रूप से सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अग्रणी विचार और कार्रवाई के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। अब उन्होंने इनका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था वो था सती प्रथा पे। ठीक है, उन्हें काफ़ी गुस्सा आता था। क्यों?
अब सती प्रथा क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बारे में ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता था कि जो अगर किसी पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उसकी जो पत्नी होती है उसे भी उसकी चिता के साथ जलाने के लिए विवश किया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक सामाजिक बुराई थी जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा, महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, महिलाओं के लिए विरासत और संपत्ति, ऐसे कई सारे अधिकारों की मांग की थी। यानी कि उन्होंने जितने भी जो पुरुष के समान महिलाओं को अधिकार दिलाने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया, ठीक है। इसलिए इसमें जो क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है कि जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने महिलाओं के लिए किस तरीके से, जो महिलाओं के उत्थान के लिए किस तरीके से एक अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि जो राजा राम मोहन राय ने उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए, महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए। अब नेक्स्ट आता है शैक्षणिक सुधार। तो राजा राम मोहन राय ने देशवासियों के लिए मध्य आधुनिक शिक्षा प्रसार करने का प्रयास किया, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज के खोलने के लिए 1817 में डेविड हेयर के प्रश्नों का समर्थन किया था और राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत भारतीय शिक्षण और समाज के साथ साथ भौतिक विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी। अब महान समाज सुधारक और ब्रह्म समाज की स्थापना। अब जो राजा राम मोहन राय है इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, ब्रह्मा समाज की स्थापना की जाती है। अब इसके अंदर क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज की कुरीतियों का घोर विरोध किया, ठीक है। यानी कि हिंदू समाज में जितने भी जो अंधविश्वास थे, जितने भी जो कुरीतियाँ थी, जो समाज की बुराइयाँ थी, उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और इसी के चलते उन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज नामक एक नए समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ब्रह्मा समाज को सबसे पहला भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन माना जाता है, ठीक है। यानी कि यहीं से स्टार्टिंग हुई थी सामाजिक धार्मिक सुधार की। अब इस काल में जो सती प्रथा थी वो काफ़ी ज़्यादा जोरों पर थी एंड इसी का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। तो हम देख लेते हैं राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ किस तरीके से आंदोलन चलाया। तो लगभग 200 साल पहले जब सती प्रथा जैसी बुराइयों ने हमारे समाज को जकड़ रखा था, उस समय राजा राम मोहन राय जैसे जो महान सुधारक होते हैं उन्होंने समाज के बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा क्या थी? तो इसके अंतर्गत यदि किसी स्त्री का जो पति होता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्त्री को उसके पति के साथ उसकी चिता के साथ जिंदा जलाने के लिए मजबूर किया जाता था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसी-कैसी हमारे समाज में बुराइयाँ थी, ठीक है। तो इन्हीं का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। तो अब राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए पुरुषों के समान अधिकारों का प्रचार किया था, ठीक है। इसके अंतर्गत राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के पुनर्विवाह का भी अधिकार और महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार दिलवाने का प्रयास किया था। इसके अलावा जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने कई सारी जगह जाकर जो सती प्रथा है उसके खिलाफ आंदोलन चलाया, ठीक है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया। अब कैसे जागरूक किया? उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई लोगों को। राजा राम मोहन राय ने ये बताया कि जो सती प्रथा है उसके बारे में किसी भी वेद में नहीं लिखा गया, ठीक है। कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया जाए, ठीक है। ऐसा जो किसी भी वेद पुराण में नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को जागरूक किया कि हमें सती प्रथा का विरोध करना चाहिए। अब जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है उन्होंने भी सेम योगदान दिया, आप कह सकते हो। उन्होंने भी महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए, ठीक है। उन्होंने भी कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता के अंदर, ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप विद्यासागर का भी लिख सकते हैं। बाकी आप इंटरनेट पर सर्च मारेंगे इनके बारे में भी वो डिटेल में आ जाएगा। बेसिकली मैंने राजा राम मोहन राय के बारे में इसके अंदर बताया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमसे पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका के बारे में बताइए। तो इनकी भी स्टार्टिंग हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देंगे जिसमें हम बताएंगे इनका जन्म कब हुआ। तो 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। अब बी आर अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान के निर्माण में जो भूमिका थी वो अतुल्य थी, यानी कि इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, एक अद्वितीय भूमिका थी, ठीक है। और वह एक कानूनी विद्वान होने के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ और एक समाज सुधारक भी थे। अब इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। अब इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने जाति प्रथा थी उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था, ठीक है। तो प्रारंभिक जीवन के अंदर बात कर लेते हैं। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ और भीमराव अम्बेडकर को बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वह एक दलित जाति से संबंधित थे और इसी कारण से उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों के काम करने के लिए और भारत के सामाजिक रूप से जितने भी जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनके उत्थान के लिए समर्पित कर दिया, ठीक है। यानी कि उन्होंने जितने भी जो दलित जो नीची जाति के लोग होते हैं
उनके उत्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए। इसके अलावा इन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा जो लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं योगदान के अंदर। तो जो पहला इनका योगदान है जाति भेदभाव के खिलाफ बाबा साहब की लड़ाई। तो पहले जितने भी जो निम्न वर्ग के लोग होते थे उनके पास सभी प्रकार के संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे, ठीक है। और जितने भी जो उच्च वर्ग के जो लोग होते थे, ठीक है, वो नीची जाति के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव दुर्व्यवहार करते थे और अछूतों को अपवित्र माना जाता था उस टाइम। अंबेडकर स्वयं बचपन से ही सामाजिक बीमारी के शिकार रहे हैं क्योंकि वह निम्न जाति जो महार जाति के बच्चे थे, ठीक है, उससे बिलोंग करते थे, तो इसीलिए उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा अपवित्र माना जाता था। अंबेडकर के अनुसार हिंदू समाज की जो मूल जो समस्या है वो है जाति, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग आ रहा है जाति, इस तरीके से लिख देना, ठीक है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जाति प्रथा। इसीलिए अंबेडकर ने जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा के प्रसार के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। उनका मानना था कि सामाजिक आंदोलन में शिक्षा एक नैतिक हथियार है, ठीक है। यानी कि जो एजुकेशन है वो काफ़ी एक पावरफुल हथियार है और हम जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे, एजुकेटेड होंगे, हमारी जो प्रगति के लिए उतने ही हमारे पास अधिक अवसर होंगे, उतने हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होगी, ठीक है। तो इन्होंने जो एजुकेशन है उसको एक पावरफुल हथियार माना था एंड इसके प्रसार के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए, लोगों में जागरूकता फैलाई। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की राजनीतिक भूमिका। तो इसके अंदर हम जानेंगे किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने दलितों की रक्षा के लिए अलग से इलेक्शन की मांग की थी, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों की रक्षा के लिए राजनीतिक औजारों का इस्तेमाल किया। 1930 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने दलितों के लिए अलग से इलेक्शन की मांग की थी, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। उन्होंने औद्योगिकरण की भूमिका को समझा और लोगों में जागरूकता फैलाई। उनका मानना था कि जो औद्योगिकरण है वो देश के बेहतर विकास के लिए जिम्मेदार है। उनके अनुसार औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर नौकरियाँ उत्पन्न करता है, विदेशी मुद्रा को बचाता है और देश का विकास करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया, ठीक है। उनका जो समानता में काफ़ी ज़्यादा दृढ़ विश्वास था कि दोनों के लिए समानता होनी चाहिए एंड इस टाइम महिलाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था, तो उन्होंने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए मजबूत समर्थन किया। उन्होंने महिलाओं को वोट देने, शिक्षा प्राप्त करने, शादी करने और स्वतंत्र होने में सक्षम बनाया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए कई सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी और उन्हें हासिल करने का प्रयास किया। यानी कि इन्होंने महिलाओं के साथ भी जितने भी जो भेदभाव थे उनका अंत करने का प्रयास किया, ठीक है। नेक्स्ट है लैंगिक समानता। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने भारतीय समाज में लैंगिक असमानता को पहचाना कि जो हमारा समाज है उसमें काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता है महिलाओं के साथ, और उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारतीय संविधान में कई सारे प्रावधान बनाकर महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है महिला शिक्षा। उनके लिए महिलाओं की शिक्षा का अभाव भारतीय समाज की एक सबसे बड़ी समस्या थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम महिला जो शिक्षित नहीं थी, ठीक है, तो ये उनके लिए काफ़ी सारी एक प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया जो कि आर्टिकल 45 में लिखा गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है 19वीं शताब्दी भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े मुख्य मुद्दे क्या थे, ठीक है। या फिर 19वीं शताब्दी में भारत सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़े मुद्दे क्या थे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए, इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो अगर मैं 19वीं सेंचुरी की बात करूँ तो उस टाइम जो हमारा भारतीय समाज था उसमें काफ़ी सारी बुराइयाँ थी, काफ़ी सारी कुप्रथाएं थी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जाति प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, मूर्ति पूजा और काफ़ी सारी जो धार्मिक अंधविश्वास वाली जो चीज़ें होती है वो हमारे भारतीय समाज में फैली हुई थी। तो 19 से 20 सेंचुरी में जो नए भारतीय समाज के वर्ग के उदय और भारतीय द्वारा अपनी सामाजिक धार्मिक कुप्रथाओं को हटाने की चाह ने भारत में एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को जन्म दिया, जिसके अंदर जो जितने भी जो हमारे जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय, इन्होंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, ठीक है। एंड ये जितने भी थे ये समाज सुधारक थे। तो नवीन समाज के निर्माण में भिन्न समाज निर्माताओं की भूमिका। तो नवीन समाज के निर्माण में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और स्वामी विवेकानंद जैसे जितने भी जो धार्मिक सुधारक थे उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था, ठीक है। और इन समाज निर्माताओं ने धार्मिक संगठन के माध्यम से भारतीय जनता को जागृत करने का प्रयास किया। अब इनके काफ़ी सारे जो संगठन इन्होंने बनाए थे, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज, ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट थे इसके अंदर, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में भी समझते हैं।
अगर मैं बात करूँ ब्रह्मा समाज के बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में वैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज की कुरीतियों के घोर विरोधी थे, ठीक है, एंड इसके कारण उन्होंने 20 अगस्त 1828 को एक नए प्रकार के समाज की स्थापना की थी, जिसे हम ब्रह्मा समाज कहते हैं। और जो ब्रह्मा समाज को सबसे पहला भारतीय धार्मिक सामाजिक आंदोलन माना जाता था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी, और इस काल में जो सती प्रथा थी वो काफ़ी ज़्यादा जोरों पर थी, और ब्रह्मा समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा आदि जितनी भी जो समाज की बुराइयाँ होती है, जो कुरीतियाँ हैं, उनका विरोध किया था, ठीक है, और स्त्री शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह आदि को समर्थन किया था। अब हम बात कर लेते हैं आर्य समाज के बारे में। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1825 में मुंबई में की थी, ठीक है। और दयानंद प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुजारी थे, और उनका नारा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। और धार्मिक समाज में आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बलि प्रथा का विरोध किया था, और वेदों की विशिष्टता को प्रमाणित किया था। सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाज ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा और जितने भी जो समाज की कुरीतियाँ थे उनका विरोध किया था, और स्त्री की स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी कि इन्होंने भी वही सभी चीज़ें की जो कि राजा राम मोहन राय ने अपने जो ब्रह्म समाज है उसमें इम्प्लीमेंट की थी, ठीक है। उन्होंने भी यही देखा कि जो समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा ये सब चीज़ें फैली हुई है, इनका विरोध किया और स्त्रियों का समर्थन किया, ठीक है। और इन्होंने स्त्रियों के लिए कन्या विद्यालयों की स्थापना की और विधवा और पुनर्विवाह का समर्थन किया। यानी कि इन्होंने भी वही सभी वर्क किए जो कि ब्रह्मा समाज के अंदर किए गए थे। तो 19वीं सेंचुरी में सामाजिक और धार्मिक सुधार वास्तव में पुरानी व्यवस्था के विद्रोह था, ठीक है। और इन आंदोलन ने तर्क, बुद्धि और मानवता को अपनाया, ठीक है। इन्होंने लोगों में समझ पैदा की कि ये जो बुराई है इसे हमें खत्म करना चाहिए। फिर भी अनेक धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन गौरव की पुनः स्थापना करना ही था, किंतु इसका प्रभाव केवल और केवल सीमित वर्गों तक ही था। जनसाधारण तक इसका प्रभाव व्यापक रूप से नहीं पड़ सका, ठीक है। इसलिए आप देखते हो कि अभी भी जो समाज में काफ़ी सारी बुराइयां हैं। तो मुसलमानों में भी यही अव्यवस्था रही, परंतु दूसरी तरफ आंदोलन ने भारत में आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय अभिमान की भावना भर दी। और इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भारतीयों की मानसिकता में बदलाव और नई चेतना, यहाँ पर ये स्पेलिंग एरर है, यहाँ पर नई होगा, ठीक है, नई चेतना का विकास हुआ। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नवीन समाज के निर्माण में थी। नवीन समाज के निर्माण का प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रीयता के विकास में देखने को मिलता है। सामाजिक रूप से हमारा समाज कई जातियों में बटा हुआ था, और इससे हमारी जो भारतीय एकता है और अखंडता काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही थी, ठीक है। तो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रभाव भारतीय साहित्य के क्षेत्र पर भी दिखाई पड़ता है। अनेक साहित्यिक कृतियों की रचना की गई। दूसरी तरफ प्राचीन ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और इस प्रकार भारत में नवीन समाज के निर्माण में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की भूमिका सकारात्मक रही है, ठीक है। और यह भारतीय जनमानस के मन स्थिति में परिवर्तन लाया, ठीक है। अब वह तर्क बुद्धि का सहारा लेकर मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने लगे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में हुए आदिवासी आंदोलन की विवेचना कीजिए, या कृषक और जनजातीय आंदोलन वास्तविक चिंताओं के कारण शुरू हुई, टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। कृषक आंदोलन कृषि नीतियों में सुधार की भावना से किए गए आंदोलन को किसान आंदोलन कहते हैं। किसान आंदोलन किसानों द्वारा किए गए संघर्ष को दर्शाता है, जिसके तहत किसान समय समय पर अपनी मांगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई करते हैं। तो हम देख लेते हैं इनमें जो एक दो किसान आंदोलन के बारे में देख लेते हैं, जिसमें है पहला नील आंदोलन। नील आंदोलन अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान के मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों की बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। अब हम यहाँ पर वो रीजंस पढ़ेंगे जिनके कारण किसानों ने आंदोलन किया। नील की खेती से किसानों के असंतोष के कारण नील लाभदायक नहीं था। नील की खेती से भूमि की उर्वरता शक्ति कम होती है, ठीक है। नील की खेती के लिए कम कीमत पेश की गई थी, और व्यापारियों और बिचौलियों के कारण किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं, किसानों ने बंगाल की नील की खेती न करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया।
नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह। दक्कन के किसानों के द्वारा विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पर मारवाड़ी और जो गुजराती साहूकार थे उनके अत्याचारों के कारण ये विद्रोह किया गया था, जिसमें रियायतवाड़ी व्यवस्था के अंदर जितने भी जो किसान थे उन्हें भारी कर चुकाना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ता था। और 1867 में भू राजस्व में जो टैक्स था उसमें 50% की वृद्धि हुई थी। ठीक है। अब सामाजिक बहिष्कार, अब इन्होंने किस तरीके से इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया? 1857 में रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन आयोजन किया। ठीक है। उन्होंने साहूकारों की दुकानों से सामान खरीदने से इनकार कर दिया और बाद में सरकार ने दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1889 को पारित किया। तो अब नेक्स्ट है पबाना विद्रोह। पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में गरीब किसानों से अक्सर जमींदार बढ़ाए गए लगान और टैक्स को वसूला करते थे। ठीक है। तो इसके कारण पबाना विद्रोह हुआ था। जनजातीय आंदोलन या फिर आदिवासी आंदोलन। औपनिवेशिक व्यवस्था से गहरा आघात आदिवासी समुदाय को पड़ा। इस व्यवस्था से कृषि व्यवसायीकरण बढ़ा। ठीक है। जिससे पारंपरिक जो आदिवासी थे उनका समाज टूटने की कगार पे पहुंच गया। औपनिवेशिक शासन के कारण आदिवासी की ज़मीन बिकनी शुरू हो गई। ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है। और उनका ज़मीन से अलगाव शुरू हो गया। फिर औपनिवेशिक शासन ने इन आदिवासी का शोषण करके इन्हें सस्ते श्रम साधन बना दिया। ब्रिटिश सरकार के कारण आदिवासी के परंपरागत सांस्कृतिक जीवन तहस महस हो गई। ठीक है। 1870 से 1880 के दशक में औपनिवेशिक राज का नियंत्रण वन क्षेत्र पर भी होने लगा। आदिवासी अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह से वनों पर निर्भर रहते थे। जैसा कि आपको पता होगा, उन्हें जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो वन से ही कलेक्ट करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने जंगलों में आदिवासियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, उनकी आवाजाही पर रोक लगा दिया। इस प्रकार आदिवासियों का क्रोध काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और आदिवासियों ने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल समुदाय झारखंड और बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे। संथाल लोग ज़मीनों को साफ करके उस पर स्थायी खेती करते थे। संथाल लोग अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरीके से खेती एवं वन पर डिपेंडेंट रहते थे। अब संथाल विद्रोह के कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर पहला कारण है जमींदारों की अतिरिक्त मांग। संथालों राजमहल की पहाड़ियों में आकर बस गए और जंगलों को साफ कर स्थायी कृषि करने लगे। जल्दी ही जमींदारों ने संभालों की भूमियों को अपना बताना शुरू कर दिया और उन भूमियों पर बहुत टैक्स लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जमींदारों ने लगान 3 गुना कर दिया। और इस तरीके से हम देखते हैं जमींदारों के अत्यधिक मांग से तंग आकर संथाल में विद्रोह किया जाता है। नेक्स्ट है महाजनों का ऋण जाल। मूल गुजारी के लिए नकदी देनी पड़ती थी, जिस कारण संथाल को महाजनों से ऋण लेना पड़ता था, जिस प्रकार भारी ब्याज चुकाना पड़ता था। संथालों द्वारा ऋण ना चुकाने पर महाजन उनकी ज़मीन और मवेशियों पर कब्जा कर लेते थे और इस प्रकार संथाल महाजनों के ऋण जाल में फंस जाते थे। नेक्स्ट है पुलिस व न्यायालय का पक्षपात। जमींदारों और महाजनों के खिलाफ संथाल ने पुलिस और न्यायालय की शरण लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि जमींदार और महाजन पुलिस और न्यायालय से मिले होते थे। इसीलिए संथाल जब भी जमींदारों और महाजनों के खिलाफ शिकायत करते तो पुलिस और जो न्यायालय था हमेशा ही जमींदारों के पक्ष लेते थे। ठीक है। नेक्स्ट है तत्कालीन कारण। सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल बिछाने के काम के लिए बड़ी संख्या में